हेलो बच्चों, वेलकम टू निखिल क्लासेस। आई एम योर एजुकेटर मालविका मैम। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया न्यूटन के फर्स्ट लॉ के बारे में और मोमेंटम के बारे में, और उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। आज की क्लास में हम उसके आगे के पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम जानेंगे चेंज इन मोमेंटम। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो मोमेंटम होता है वो किसका प्रोडक्ट होता है, मास इनटू वेलोसिटी का। तो जब भी मोमेंटम में चेंज होगा वो किस वजह से होगा, जब या हमारे मास या हमारी वेलोसिटी में चेंज हो, या फिर जब दोनों में चेंजेस हो तो क्या होगा, हमारा मोमेंटम भी चेंज होगा। और यहाँ पे बच्चों हम देख सकते हैं ये है हमारा डेल्टा पी। तो P तो हम जानते हैं कि किसको डिनोट करता है, मोमेंटम को। लेकिन डेल्टा का क्या मतलब है यहाँ। तो बच्चों अगर किसी भी क्वांटिटी के साथ हम डेल्टा को यूज़ करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि उस क्वांटिटी में चेंजेस हुए हैं। तो यहाँ पे जो हम मोमेंटम के साथ डेल्टा को यूज़ कर रहे हैं वो ये बताने के लिए कर रहे हैं कि यहाँ पर मोमेंटम में क्या हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं। तो ये था बच्चों हमारा चेंज इन मोमेंटम। आगे आता है बच्चों हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो अभी हमने देखा कि जो चेंज इन मोमेंटम होता है वो किस वजह से होता है, हमारा जब मास या जो वेलोसिटी है उसमें जो चेंज आता है उस वजह से हमारा मोमेंटम चेंज होता है। तो बच्चों जो मोमेंटम चेंज होगा उसमें क्या होगा, जो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉडी होगी वो, और जो फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉडी होगा वो, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो बताएगा हमें कि जो मोमेंटम है उसमें कितना चेंज हुआ। ठीक है। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, रेट मतलब क्या हो जाता है हमारा टाइम से, यानी कि टाइम के साथ मोमेंटम में जो चेंज हुआ वो होगा हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो इसमें हमें दिया है कि जब कोई भी फोर्स अप्लाई होता है किसी भी मूविंग बॉडी पर तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, चेंज होगी। और इसी चेंज की वजह से क्या होगा, जो मोमेंटम होगा वो भी चेंज होगा। क्योंकि वेलोसिटी चेंज होगी तो जाहिर सी बात है जो हमारा मोमेंटम होगा वो भी चेंज होगा। तो जो बच्चों हमारा इनिशियल मोमेंटम होगा और जो हमारा फाइनल मोमेंटम होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो तो हो जाएगा हमारा चेंज इन मोमेंटम। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारा इनिशियल मोमेंटम है वो क्या है, m इंटू यू, क्योंकि जो हम इनिशियल वेलोसिटी होती है वो हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो v से। तो यहाँ पर जो फाइनल मोमेंटम होगा वो हो जाएगा हमारा m इंटू वी। और इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, यानी कि जब हम फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को माइनस करेंगे तो जो हमारा आएगा वो होगा हमारा चेंज इन मोमेंटम। और इसको हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम करने के लिए क्या करना होगा, इसको डिवाइड करना होगा टाइम के साथ। तो हमें पता चल जाएगा कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है हमारा वो कितना आएगा। तो यहाँ पे बच्चों हमारा जो m है वो दोनों में है, तो हम m को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो ये m यहाँ बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट में हमारा आ जाएगा v माइनस u, और इसको डिवाइड कर देंगे हम टाइम से। तो आपको याद होगा कि जो हमारा एक्सीलरेशन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ बच्चों हमारा जो v माइनस यू अपॉन टाइम है वो क्या है, हमारा एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे बच्चों हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, एक्सीलरेशन को भी लिख सकते हैं। तो इसका जो हमारा फाइनली जो फॉर्मूला हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का, वो हो जाएगा हमारा मास इनटू एक्सीलरेशन, क्योंकि एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ पे हम इसकी जगह एक्सीलरेशन को पुट कर देंगे। ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम।
यानी कि इसमें हम देखते हैं कि टाइम के साथ हमारा जो मोमेंटम है उसमें क्या चेंजेस आए हैं। अब इसी पर बेस्ड है हमारा न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो उसके बारे में भी हम देखते हैं। तो अब बच्चों हम देखते हैं कि जो न्यूटन्स का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो क्या है। तो जो ये लॉ है वो हमारा जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है उसी पर बेस्ड है। तो जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है उसके अकॉर्डिंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट। यानी कि बच्चों जो हमारा फोर्स है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। यानी कि टाइम के साथ जो मोमेंटम में हमारे चेंज हो रहा है वो फोर्स की वजह से ही हो रहा है। यानी कि जितना फोर्स हम अप्लाई करेंगे बॉडी पर उतना ही जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो होगा। तो ये दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और जो मोमेंटम चेंज होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स को अप्लाई किया है। तो न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है बॉडी का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स से, जो फोर्स हमने बॉडी पर अप्लाई किया है। यानी कि फोर्स जितना ज़्यादा होगा मोमेंटम में चेंज भी उतना ही ज़्यादा होगा, और फोर्स जितना कम होगा जो मोमेंटम में चेंज होगा वो उतना ही कम होगा, ठीक है। तो पहले हम इसका डेरिवेशन भी देख लेते हैं। तो जो सेकेंड लॉ है मोशन का उसके अकॉर्डिंग क्या है, जो हमारा फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से। तो इसमें बच्चों हमारा क्या है, फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी अपॉन टी। तो डेल्टा पी हम जानते ही हैं कि जो चेंज इन मोमेंटम होता है उसे हम किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा पी से। और जो टाइम होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारा रेट। तो यहाँ पे जो हमारा फोर्स है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ही रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से। तो बच्चों जो यहाँ पे फोर्स होगा तो जो हमारा चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, जब हम फाइनल मोमेंटम से माइनस कर देते हैं इनिशियल मोमेंटम को और उसको डिवाइड करेंगे किससे, टी से, तो हमें पता चल जाएगा कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो कितना है। तो यहाँ पे बच्चों जो हमारा फाइनल मोमेंटम होगा वो mv होगा और जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो mu होगा। तो यहाँ पर क्या है, m दोनों में कॉमन है ही, तो m को हम अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारा m ब्रैकेट में v माइनस यू अपॉन टी। तो अब क्या करेंगे बच्चों, हमें पता है कि यहाँ पे हमारा जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से। तो अब हमें क्या करना है, डायरेक्टली जो प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाकर यहाँ पे हमें इक्वल का सिंबल लगाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक कांस्टेंट लेना होगा ताकि हम इसको हटा सकें। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, k को ले लेते हैं कांस्टेंट, और इसका जो वैल्यू होगा वो हम कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, ठीक है। तो 1 रखेंगे तो 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो बच्चों आ जाएगा वो आ जाएगा F इज़ इक्वल टू K, और यहाँ पे हमारा M कॉमन हो जाएगा ब्रैकेट में V माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। अब बच्चों हम जानते हैं जो V माइनस यू अपॉन टी किसका फॉर्मूला होता है, हमारा डेफिनेशन होता है एक्सीलरेशन का। तो यहाँ पर V माइनस यू अपॉन टी की जगह हम क्या लिखेंगे, एक्सीलरेशन यानी कि a। तो फाइनली F यानी कि जो फोर्स है वो हमारा इक्वल हो जाएगा kma, ठीक है। और k को हमने कांस्टेंट माना है, उसकी वैल्यू हमने 1 रखी है, तो k का कोई मतलब है नहीं। तो फाइनली जो हमारा फोर्स होगा वो हमारा इक्वल हो जाएगा मास इनटू एक्सीलरेशन। तो ये बच्चों है हमारा जो
सेकंड लॉ है न्यूटन का, उसका डेरिवेशन, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये अक्सर आपके पेपर में आता है। तो ये जो डेरिवेशन है उसको आप अच्छे से याद रखिएगा कि किस तरह से इसका डेरिवेशन हुआ है। तो बच्चों यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारा फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से। लेकिन यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं जो फोर्स है हमारा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, टाइम के साथ। यानी कि टाइम जितना ज़्यादा लगेगा मोमेंटम को चेंज होने में, जो फोर्स होगा वो उतना ही कम होता जाएगा। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू जो ये टॉपिक है इसको और समझते हैं। जैसे एक कोई भी पर्सन है, वो उसने अपने छत से जंप किया और डायरेक्टली वो किससे टकराया, एक हार्ड सरफेस से। ठीक है, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पर्सन है उसने जंप किया और डायरेक्टली किससे टकरा गया, हार्ड सरफेस से टकराया। तो जब उसने जंप किया तो उसकी क्या होगी, एक वेलोसिटी होगी, और जैसे ही वो सरफेस से टकराया उसकी वेलोसिटी जो है अचानक से क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। तो यहाँ पे बच्चों जो टाइम लगा वो क्या लगा, बहुत ही कम लगा। तो इस वजह से जो फोर्स होगा वो क्या होगा, हमारा ज़्यादा होगा, इसलिए उसे चोट भी क्या लगेगी, ज़्यादा लगेगी। ठीक है, लेकिन आप दूसरी तरफ देख सकते हैं, यहाँ पे भी एक पर्सन ने जंप किया, लेकिन उसने जंप तो किया लेकिन वो डायरेक्टली हार्ड सरफेस से टकराया नहीं, क्योंकि यहाँ पर नीचे क्या रखा है, ट्रैम्पोलिन या कोई भी जो स्पॉन्ज हो या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो क्या हो, हार्ड नहीं हो। अगर कोई पर्सन उस पर गिरेगा तो क्या होगा, उसे उतनी चोट नहीं लगेगी। तो ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जैसे ही वो क्या होगा, पर्सन नीचे आ रहा है सेम वेलोसिटी के साथ जैसे पहला पर्सन आ रहा था, लेकिन जैसे ही वो क्या करेगा, उस ट्रैम्पोलिन या फिर किसी भी सॉफ्ट सरफेस जैसे कि स्पॉन्ज पे टकराएगा, तो क्या होगा, जैसे वो उस पे आएगा वो बाउंस बैक करेगा। ठीक है, यानी कि उसका जो वेलोसिटी है वो एक ही बार में क्या होगी, ज़ीरो नहीं होगी, वो धीरे धीरे करके कम होगा। तो इसमें क्या लगा, हमारा टाइम ज़्यादा लगा, और जब टाइम ज़्यादा लगेगा तो जो फोर्स होगा वो क्या होगा, कम होगा। तो इसीलिए जब भी हम किसी सॉफ्ट सरफेस पे गिरते हैं तो हमें कम चोट लगती है, क्योंकि वहाँ पे जो हमारा मोमेंटम है वो चेंज होने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, और जब ज़्यादा टाइम लगेगा तो जो हमारा फोर्स होगा वो कम होगा, जिस वजह से हमें चोट भी क्या लगेगी, कम लगेगी। और एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। जैसे आप सभी लोग क्रिकेट मैच तो ज़रूर देखते होंगे, तो आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि जब भी कोई जो फील्डर होता है वो किसी बॉल को कैच करता है तो वो क्या करता है, एकदम सीधे कैच नहीं करता है। जब बॉल उसके हाथ में आता है तो वो अपने हाथ को नीचे की ओर ले जाता है, पीछे की तरफ। तो ऐसा वो क्यों करता है, क्योंकि अगर वो डायरेक्टली वहीं पर कैच करेगा तो क्या होगा, जो बॉल की वेलोसिटी है वो अचानक से ज़ीरो होगी, तो उसको क्या होगा, हाथ पे बहुत तेज़ चोट लगेगी। इसीलिए वो क्या करता है, अपने हाथों को पीछे की ओर ले जाता है, ताकि जो वेलोसिटी है वो एकदम अचानक से ज़ीरो ना हो, बल्कि धीरे धीरे करके वो कम हो। जैसे कि आप देखते होंगे कि जो बॉलर्स होते हैं, जब वो अचानक से, जब बैटर क्या करता है, गेंद को हिट करता है और अचानक से जब बॉलर के हैंड पे लगता है तो उसको बहुत तेज़ चोट लगती है, क्योंकि उसको टाइम नहीं मिल पाता है कि वो बॉल की जो वेलोसिटी है उसको कम कर सके। तो जब अचानक से एकदम बॉल टकराएगी उसके हैंड्स पर तो जो वेलोसिटी होगी वो एकदम अचानक से ज़ीरो हो जाएगी। तो जो चेंज ऑफ मोमेंटम होगा वो भी क्या होगा, तेज़ी से होगा। तो जो फोर्स भी होगा वो क्या होगा, ज़्यादा अप्लाई होगा। इस वजह से उसे जो चोट लगेगी वो ज़्यादा लगेगी। इसीलिए जो बॉलर्स होते हैं, जो फील्डर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जब बॉल को कैच करते हैं तो अपने हाथों को नीचे पीछे की ओर ले जाते हैं, ताकि वो जो वेलोसिटी है गेंद की उसको कम कर सकें।
तो अब बच्चों हम जान लेते हैं कि जो हमारा फोर्स है उसका एसआई यूनिट क्या होता है। तो बच्चों जैसे हमने देखा कि जो फोर्स होता है वो मास इनटू एक्सीलरेशन होता है हमारा। तो जो मास का एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है हमारा केजी, और एक्सीलरेशन का क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो फोर्स होगा हमारा उसका जो एसआई यूनिट होगा वो हो जाएगा हमारा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और न्यूटन। ठीक है, तो जो फोर्स का एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और हमारा न्यूटन। ठीक है, अब एग्ज़ाम्स में हमसे क्या होता है कि 1 न्यूटन के बारे में पूछ लेता है कि 1 न्यूटन क्या होता है। तो बच्चों 1 न्यूटन क्या होता है when an acceleration of 1 meter per second square is seen in a body of mass 1 kg। यानी कि बच्चों कोई बॉडी है जिसका मास कितना हो 1 kg हो और उसमें जो एक्सीलरेशन लग रहा हो वो कितना हो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें क्या होगा बच्चों जो फोर्स अप्लाइड होगा उस बॉडी पर उसी को कहा जाएगा 1 न्यूटन। ठीक है, यानी कि जो बॉडी का मास होगा वो कितना होगा 1 kg और उस पर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से क्या होगा एक्सीलरेशन लग रहा होगा और इसके दौरान जो उस पर फोर्स अप्लाइड हो रहा होगा बॉडी पे वो कहलाता है हमारा 1 न्यूटन। ठीक है बच्चों, तो हमने मोमेंटम के बारे में देखा, जो सेकंड लॉ है उसके बारे में, फिर एसआई यूनिट 1 न्यूटन के बारे में भी हमने जान लिया। अब हम इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों जो हमारा पहला न्यूमेरिकल है वो क्या है कि हमें एक बॉडी दी हुई है जिसका जो मास है वो कितना है 2 kg और ये क्या कर रही है अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रही है फ्रॉम 30 मीटर पर सेकेंड टू 50 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जो बच्चों इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो कितना है 30 मीटर पर सेकेंड और जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितना है 50 मीटर पर सेकेंड। और इसको 30 से 50 जाने में कितना टाइम लग रहा है 5 सेकेंड का टाइम लग रहा है। ठीक है, और इसमें हमें कैलकुलेट करना है इसका जो इनिशियल मोमेंटम है, इसका जो फाइनल मोमेंटम है और जो चेंज इन मोमेंटम है वो कितना है और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम और जो उस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है उसके बारे में भी हमें पता करना है। तो इतनी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें जानना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं कि हमें क्या क्या दिया है। तो बच्चों हमें क्या दिया है कि जो हमारा मास है वो कितना है हमारा 2 kg। ठीक है, और जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है यानी कि जो u है वो कितना है 30 मीटर पर सेकेंड और जो हमारी फाइनल वेलोसिटी है यानी कि जो v है वो कितना है वो हमें दिया है 50 मीटर पर सेकेंड और टाइम हमें कितना दिया है हमें टाइम दिया है 5 सेकेंड का। तो इतनी सारी जो चीज़ें थी वो हमें गिवन थी। अब हम चीज़ों को कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसका जो इनिशियल मोमेंटम है उसके बारे में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमको गिवन है इतनी। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो इसका इनिशियल मोमेंटम होगा वो क्या होगा। तो बच्चों हम जानते हैं मोमेंटम क्या होता है हमारा m इंटू वी। ठीक है, तो मोमेंटम को हम स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पे बच्चों हमें इनिशियल मोमेंटम पता करना है। तो m यानी कि जो हमारा मास है वो कितना है 2 kg। तो यहाँ पर m इंटू वी करेंगे हम। तो बच्चों
यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो मास है हमारा ये हो जाएगा 2। और क्योंकि हमें क्या पता करना है, इनिशियल मोमेंटम, तो हम किसको लेंगे, जो इनिशियल हमारा वेलोसिटी है यानी कि 30 मीटर पर सेकेंड, इसको लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 इंटू हमारा 30, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 60। ठीक है। और बच्चों ये क्या हमें पता करना है, मोमेंटम है हमारा, तो ये आ गया हमारा जो इनिशियल मोमेंटम, वो कितना आ गया हमारा 60 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब सेकेंड हमें क्या फाइंड करना है, सेकेंड हमें पता करना है इसका जो फाइनल मोमेंटम है वो। ठीक है। तो यहाँ पे हम पता करते हैं कि इसका फाइनल मोमेंटम कितना है। तो यहाँ पे बच्चों भी वही हो जाएगा हमारा P इज इक्वल टू m इंटू वी। तो बच्चों m क्या हो जाएगा हमारा 2, क्योंकि जो मास है हमारा 2 kg है। और यहाँ पे हम क्या लेंगे, फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि हम फाइनल मोमेंटम के बारे में पता कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 50। और ये बच्चे किसके बराबर हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 100 kg मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या आ गया हमारा फाइनल मोमेंटम। अब हमें बच्चों नेक्स्ट क्या पता करना है, चेंज इन मोमेंटम। तो हम पता कर लेते हैं यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम। तो बच्चों चेंज इन मोमेंटम के लिए हम क्या करते हैं, फाइनल मोमेंटम में से हम माइनस कर देते हैं इनिशियल मोमेंटम, तो हमें पता चल जाता है कि जो मोमेंटम में चेंज आया वो कितने का आया। तो बच्चों यहाँ पे जो फाइनल मोमेंटम है वो कितना है हमारा 100। ठीक है। और इनिशियल कितना है 60, तो इसको इसमें से माइनस कर देंगे। तो ये बच्चों हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 40 kg मीटर पर सेकेंड। तो ये बच्चों हमारा आ गया कि जो चेंज इन मोमेंटम हुआ वो कितने का हुआ, 40 kg मीटर पर सेकेंड। अब बच्चों हम क्या जानेंगे कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो कितना है। तो यहाँ पे बच्चों हम पता कर लेते हैं कि जो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो कितना है। तो बच्चों रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हम जानते हैं कि क्या होता है, हमारा फॉर्मूला इसका कि जो चेंज होता है मोमेंटम में वो चेंज इन मोमेंटम और इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, टाइम से। तो यहाँ पे बच्चों हमने चेंज इन मोमेंटम निकाला कि वो कितना आया 40 kg मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे बच्चों हमारा क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। और बच्चों टाइम यहाँ पे हमें गिवन था जो कितना है 5 सेकेंड का, तो इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 8। ठीक है। 8 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर क्यों हुआ, क्योंकि जो यहाँ पे क्या होता है हमारा एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर में। तो ये बच्चों हमारा आ जाएगा 8 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो क्या आया हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और लास्ट बच्चों हमें क्या पता करना है, फोर्स अप्लाइड। तो बच्चों हम जानते हैं कि जो हमारा फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से। तो जितना हमारा क्या आया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, उतना ही हमारा फोर्स भी आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स होगा वो भी कितना हो जाएगा हमारा 8 kg मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये बच्चों हमारा सारा आ गया है कि जो हमारा इनिशियल मोमेंटम है कितना है, हमारा फाइनल मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम और जो फोर्स है वो कितना अप्लाइड हुआ। अब बच्चों हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें क्या कहा गया है कि एक बॉडी है जिसका हमें मास दिया है 5 kg और जो मूव कर रही है एक वेलोसिटी से जो कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, और हमें कैलकुलेट करना है इसका लीनियर मोमेंटम। ठीक है बच्चों, तो जैसा हम जानते हैं कि जो मोमेंटम होता है यानी कि P वो हमारे किसके बराबर होता है, m इंटू वी के। तो यहाँ पे बच्चों जो हमारा P हमें पता करना है मोमेंटम, और जो m है मास है वो हमें कितना दिया है 5, और जो हमारी वेलोसिटी है वो हमें कितना दिया है 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे जो बच्चों हमारा मोमेंटम होगा वो आ जाएगा हमारा 10 kg मीटर पर सेकेंड। तो ये बच्चों जो हमारा मोमेंटम है वो कितना आ गया 10 kg मीटर पर सेकेंड। अब चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें क्या कहा गया है हमें कि एक ट्रक है जो कैरी कर रहा है 500 kg सैंड को, और ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो ये मूव कर रहा है 15 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, और बाद में क्या हो रहा है कि 200 kg जो सैंड है वो क्या हो जा रहा है, डिस्पोजल हो गया। ठीक है, तो हमें पता करना है कि जो वेलोसिटी है ट्रक की टू मेंटेन सेम मोमेंटम एज बिफोर, यानी कि बच्चों जो मोमेंटम था जब ट्रक में कितना था 500 kg सैंड था, ठीक है, वो मोमेंटम, और बच्चों जो हमारा जब 200 kg सैंड डिस्पोजल हो गया तो बचा कितना हमारा 300 kg सैंड। तो इन दोनों को क्या करना है, हमें इक्वल करना है ताकि हम बता सकें कि जो वेलोसिटी थी ट्रक की वो क्या होगी अगर दोनों समय हमें मोमेंटम क्या करना हो, सेम मेंटेन करना हो। ठीक है, और यहाँ पे बच्चों जो ट्रक का हमें मास दिया है वो कितना दिया है 1000 kg। तो इतनी सारी जो चीज़ें हैं वो हमें दी हैं। तो बच्चों हमें पता है कि मोमेंटम में क्या होता है हमारा m इंटू वी होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनिशियल मोमेंटम निकालते हैं और फाइनल मोमेंटम निकालते हैं, तभी हम दोनों को क्या कर पाएंगे, सेम मेंटेन कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पता करते हैं यहाँ पे। तो बच्चों जो हमें मास है वो कितना है ट्रक का 1000 kg। ठीक है, तो जो हमारा इनिशियल मोमेंटम होगा वो कितना होगा, तो जो ट्रक का मास है हम वो लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1000, और जो शुरू में हमारा जो सैंड था वो कितना है 500 kg। तो यहाँ पे हम प्लस कर देंगे क्या 500 kg। ठीक है, और इसका जो वेलोसिटी है वो कितना है 15 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे इंटू हो जाएगा हमारा 15। ओके, इसको अभी इतने पे ही रखते हैं। अब हम पता कर लेते हैं जो फाइनल मोमेंटम है वो कितना है। तो यहाँ पे बच्चों जब हम फाइनल मोमेंटम करेंगे तो वो कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा 1000 जो ट्रक का मास है। लेकिन बच्चों यहाँ पे जो सैंड है वो क्या हो गया है 200 kg हमारा डिस्पोजल हो गया। तो अब बचा कितना 300 kg। तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे 300 को। ठीक है, और जो वेलोसिटी है वो हमको क्या करनी है, पता करनी है। तो यहाँ पर इंटू क्या हो जाएगा हमारा v। ठीक है, इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, दोनों को सेम मेंटेन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों 1000 प्लस 500 ये कितना हो जाएगा 1500 इंटू
15 और ये किसके बराबर होगा, यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1300, ठीक है। और यहाँ पे इंटू क्या हो जाएगा v, क्योंकि हमें पता करना है कि वो कितना होगा, तो ये हो जाएगा हमारा v, ठीक है। अब बच्चों हम इसको बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा v इज़ इक्वल टू 1500 इंटू 15 और ये डिवाइड हो जाएगा किससे, 1300 से, ठीक है। तो ये 0 से 0 हमारा कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 225 डिवाइड बाई 13, ओके। तो इसको बच्चों जब हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 17.31 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे बच्चों ये क्या आ गई, हमारी वेलोसिटी आ गई। यानी कि अगर हमें दोनों का जो मोमेंटम है वो सेम मेंटेन करना है, तो जो बाद में जो हमारा जो ट्रक है उसकी जो वेलोसिटी होगी, यानी कि वो कितनी वेलोसिटी से मूव करेगा, वो मूव करेगा 17.31 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा कि एक फोर्स है जो कितने का है, 15 न्यूटन का है, जो एक्ट कर रहा है एक बॉडी पे जिसका जो मास है हमें दिया है 2 kg, और हमें कैलकुलेट करना है इसका एक्सीलरेशन, कि इस पे जो एक्सीलरेशन है वो कितना प्रोड्यूस हो रहा है। तो बच्चों हम जानते हैं कि जो हमारा फोर्स होता है वो इक्वल होता है मास इनटू एक्सीलरेशन के। तो यहाँ पे बच्चों जो हमें फोर्स है वो कितना दिया है, 15 न्यूटन का। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 15 न्यूटन का जो फोर्स है वो, और जो मास है वो कितना है 2 kg का। तो यहाँ पे बच्चों हो जाएगा 2, और यहाँ पे हमें एक्सीलरेशन क्या करना है, पता करना है। तो जो हमारा एक्सीलरेशन होगा वो इक्वल हो जाएगा 15 डिवाइड बाई 2, ठीक है। जिसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 7.5, और एक्सीलरेशन है तो इसको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से हम डिनोट करेंगे। तो ये बच्चों जो हमारा एक्सीलरेशन जो प्रोड्यूस होगा वो कितने का होगा, 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हमें पता करना है कि विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स, ठीक है। तो हमें पता करना है इसमें कि किस पे जो फोर्स होगा वो ज़्यादा लगेगा। तो बच्चों यहाँ पे 2 चीज़ें हमें दी गई हैं। एक तो हमारा जो एक्सीलरेशन है जो 2 kg के मास पे लग रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और 4 kg के मास पे लग रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। और हमें पता करना है कि इन दोनों में किसको ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हमें 2 कंडीशन दिए हैं, तो इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, हमारा जो मास है, ठीक है, यानी कि जो हमें m1 दिया गया है वो कितना है, पहले हमारा 2 kg का दिया है, ठीक है। ये हम फर्स्ट कंडीशन को देख रहे हैं अभी, और इधर हम देखेंगे अपने सेकेंड कंडीशन को। तो यहाँ पे जो मास है वो कितना है, 2 kg है, और जो एक्सीलरेशन है यानी कि जो a1 है वो कितना है हमारा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, और हमें पता करना है फोर्स का। तो बच्चों हम जानते हैं कि फोर्स जो होता है वो हमारा इक्वल होता है m इंटू एक्सीलरेशन के। तो यहाँ पे बच्चों जो हमारा मास है यानी कि जो m1 है वो कितना है 2 kg, और जो हमारा एक्सीलरेशन है यानी कि a1 है वो कितना है हमारा 5, ठीक है।
तो बच्चों जो हमारा यहाँ पे जो फोर्स होगा वो कितना आ जाएगा हमारा 10 न्यूटन का। तो ये तो हमारा फर्स्ट कंडीशन हो गया। अब सेकंड में हमें क्या दिया है, जो मास है यानी कि जो M2 है वो हमको दिया है 4 kg का। और जो बच्चों हमारा एक्सीलरेशन है यानी कि जो A2 है वो कितना है, हमें दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे जो बच्चों हम फोर्स निकालेंगे वो हमारा कितना हो जाएगा, M × A। तो यहाँ पे जो फोर्स होगा हमारा वो होगा, जो M2 है वो कितना है 4, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम A2 से जो कितना है हमारा 2। तो यहाँ पे बच्चों जो हमारा फोर्स होगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 8 न्यूटन का। तो यहाँ पे बच्चों जो ग्रेटर फोर्स है वो हमारा कौन सा आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा 10 न्यूटन का, क्योंकि जो सेकंड का है वो कितना है हमारा 8 न्यूटन और इसका कितना है 10 न्यूटन। और हमको पता भी क्या करना है कि जो ग्रेटर फोर्स है उसके बारे में, तो जो हमारा फोर्स होगा 10 न्यूटन का वो हो जाएगा हमारा ग्रेटर फोर्स। ठीक है, तो ये थी बच्चों हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने देखा मोमेंटम के बारे में, न्यूटन के सेकंड लॉ और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो क्या है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी और आपके लिए जो चीज़ें हैं वो हेल्पफुल रही होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आगे आने वाली क्लास में।